कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का 5वां चैप्टर लेकर के आए हैं। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अब हम बात करेंगे पहले कि कांग्रेस की चुनौतियां क्या थी, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1952 में जब आम चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और उसके अलावा कोई भी पार्टी उसके विपक्ष में नहीं थी। तो अब हम देखेंगे कि चुनौतियां कब प्रारंभ हुई। तो चुनौतियां प्रारंभ हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। जब 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय कांग्रेस में एक चुनौतियां उभर करके आई कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि भारतवर्ष में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वैसे कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसमें तमाम सिंडिकेट थे, जो प्रभावी लोग थे। अब कौन बनेगा, तो उसमें पहला नाम उठ करके आता है मोरारजी देसाई का, तो उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब बात आती है कि अस्थायी प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस समय सिंडिकेटों के द्वारा जो कांग्रेस के प्रभावी लोग थे उनमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम उभर करके सामने आया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री भी थे और एक बार रेलवे दुर्घटना होने के नाते उन्होंने स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के ऊपर भी था। तो इस प्रकार पंडित लाल बहादुर शास्त्री को 1964 ईस्वी में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। संजोग देखिए, उस समय ऐसी स्थिति थी कि 1964 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया और भारत पर आक्रमण करने के बाद पाकिस्तान तो पराजित हो गया, लेकिन सोवियत संघ के प्रयासों से सोवियत संघ के एक राज्य उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को वहां पर ताशकंद में बुलाया गया, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी थी। तो जब वहां बुलाया गया, वहां समझौता किया गया, लेकिन संजोग दुर्भाग्यवश 10 जनवरी 1966 ईस्वी को जब 1966 में ताशकंद समझौता हो रहा था, तो ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। अब फिर वही संकट उत्पन्न हो जाता है कि भाई अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो उस समय फिर मोरारजी देसाई के ऊपर लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट थे, जो प्रभावी लोग थे, जिसमें के कामराज जो है सबसे प्रमुख थे, वह पार्टी अध्यक्ष थे और वह स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वह प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे कि वो सोचते थे कि हमारा प्रभाव पूरे कांग्रेस पार्टी पर है। तो के कामराज ने अब ये सोचा कि भाई यदि हम मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं, चालाक व्यक्ति हैं, और यदि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों का प्रभाव कांग्रेस के ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों का ध्यान गया इंदिरा गांधी के ऊपर, क्योंकि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और वह मंत्रिमंडल में भी थी और लोगों ने सोचा कि ये कम अनुभवी हैं, महिला हैं और इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम लोगों का वर्चस्व रहेगा और हमारी बातों को इंदिरा गांधी मानेंगी। तो संयोग देखिए, चुनाव हुआ 1967 में। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इंदिरा गांधी, अब चाहे उनकी महत्वाकांक्षा कह लीजिए
या उनका अपना व्यक्तित्व कह लीजिए, अपना वो प्रभाव स्थापित करना चाहती थी सिंडिकेटों के ऊपर, भारत के ऊपर। तो 1967 में चुनाव हुआ, लेकिन संजोग देखिए उस समय एक गैर कांग्रेसवादी पार्टी का उदय हो गया, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सोचा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो उन्होंने सोचा कि गैर कांग्रेसवाद जो है, हम जितनी भी पार्टियां हैं पूरे भारतवर्ष की जो कांग्रेस के विपरीत हैं, कांग्रेस के अपोजिट हैं, उन पार्टियों के माध्यम से एक गैर कांग्रेस पार्टी बनाई जाए और कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा जाए। तो बच्चों हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, जो बात हम बता रहे हैं उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। तो 1967 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो कांग्रेस को बहुमत तो केंद्र में मिल गया, लेकिन राज्यों में बहुमत नहीं मिल पाया, जिसमें 9 राज्य ऐसे थे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, और इन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। तो संजोग देखिए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई तो उस समय इंदिरा गांधी के मन में ये विचार आया कि जो सिंडिकेट हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, जिनका प्रभाव हमारी पार्टी पर है और वो हमको कार्य स्वतंत्र पूर्वक नहीं करने देंगे, तो उनको हटाने का प्रयास शुरू किया। अब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसी समय 1969 में आपका राष्ट्रपति का चुनाव आ गया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तो 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो सिंडिकेट नीलम संजीवा रेड्डी को चाहते थे और इंदिरा गांधी बीबी गिरी को चाहती थी, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी में पटती नहीं थी। तो इंदिरा गांधी ये सोच रही थी कि हम प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो हमारे विचारों से सहमत हो। तो उसके लिए उन्होंने, अब कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक कांग्रेस आर हो गई, आर, और एक कांग्रेस जो है ओ हो गई। ओ का नेतृत्व डेलीगेट्स करते थे और सिंडिकेट करते थे, और कांग्रेस आर का नेतृत्व जो है वो इंदिरा गांधी कर रही थी। तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि बीबी गिरी को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया और कांग्रेस के डेलीगेट्स जो थे, सिंडिकेट जो थे, उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा कर दिया। अब बात आ गई कि भाई वो उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने लगे, वो उनके पक्ष में चुनाव, इंदिरा गांधी उनके पक्ष में कहने लगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने बड़ी ही सजगता के साथ, शालीनता के साथ अपनी बातों को अपने कांग्रेस पार्टी के विधायकों और अन्य दलों के लोगों को कहा कि भाई आप लोग स्वतंत्र हैं अपने मन से, आप जिसको अच्छा आप कैंडिडेट समझते हैं उसको वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस जो सिंडिकेट थी वह केवल नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में विचार कर रही थी। तो संजोग से चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव में बीबी गिरी विजयी हो गए और नीलम संजीवा रेड्डी हार गई। तो इस तरह से एक प्रकार से यह कह लिया जाए कि कांग्रेस पर किसका प्रभाव हो गया? इंदिरा का। अब इंदिरा कांग्रेस जो आर कांग्रेस थी वही एक ओरिजिनल कांग्रेस बन करके उभर करके सामने आए और सिंडिकेट बाइकआउट हो गया, हट गया। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में उन्होंने 1970 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा को भंग करने के बाद
इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करने के बाद 1971 में उन्होंने पुनः चुनाव की घोषणा कर दी। अब चुनाव की घोषणा में एक तरफ सिंडिकेट, एक तरफ गैर कांग्रेसी और एक तरफ इंदिरा कांग्रेस जो है चुनाव लड़ना प्रारंभ की। तो संयोग से उस समय इंदिरा कांग्रेस का साथ देने के लिए डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु की पार्टी थी, वह साथ दी, और दूसरे सीपीएम जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी थी, वो इंदिरा गांधी का साथ दी। तो उस चुनाव में, तब वह चुनाव जब हुआ 1971 में, इसमें कांग्रेस को 352 सीटें मिली और उनके सिंडिकेटों को 16 और 10, 20 इस तरह से सीटें मिली, तो पूर्ण बहुमत में आ गई। संजोग देखिए कि राज्यों में भी उस समय कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो इस तरह से इंदिरा गांधी के द्वारा जो कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद या पार्टी को लेकर के चुनौतियां थी, उनको समाप्त करने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया और उनकी पुनर्स्थापना की कि पुनः कांग्रेस जो है अपने उस वजूद में आ गई जो 1952, 57 और 62 के चुनाव में जो इसकी स्थिति थी, क्योंकि विपक्षी दल समाप्त हो गया। गैर कांग्रेसवाद केवल कहने के लिए रह गया, केवल वो अपना कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन उनका प्रभाव भारत सरकार के ऊपर नहीं था। अब इसके बाद आता है कि अब हम आप लोगों को यह समझाते हैं कैसे। जब उस आदमी ने बताया आपको 1964 ईस्वी में इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, सिंडिकेटों का प्रभाव हमने बता दिया आपको। एक चीज और बता दें आपको, 1969 के समय, 1971 के समय दल बदल का प्रभाव शुरू हो गया। दल बदल में क्या हुआ कि एक गया लाल विधायक थे, कहानी के रूप बता रहा हूं, जो हरियाणा के थे, उन्होंने 9 घंटे के अंदर 3 पार्टियां बदली। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस के बाद यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो उसी को लेकर के आया राम गया राम की स्थिति हो गई कि दल बदल की स्थिति उत्पन्न हो गई। 5वां पॉइंट है आपका, 1960 के दशक में समस्याएं थी जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां थी। आर्थिक समस्या थी भाई, वो मानसून नहीं था, चारों तरफ सूखा क्षेत्र हो गया था, सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे, गरीबी अत्यधिक हो गई थी, लोग एक दूसरे को लूटने पाटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यह समस्याएं जब आ गई, इसीलिए 1960 के दशक को एक समस्या दशक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्रिवी पर्स एक शब्द है, आप लोगों के किताब में भी है, उसमें ध्यान दीजिएगा। प्रिवी पर्स का तात्पर्य यह था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जो स्वतंत्र भारत में जो राजा महाराजा थे उनको भारत में मिला लिया गया था, उनके लिए सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की थी कि उनको कुछ अनुदान के रूप में दिया जाता था। उसको इंदिरा गांधी ने क्या किया, खत्म कर दिया। अब इसके बाद इंदिरा गांधी देश के विकास के लिए, 1971 के चुनाव के लिए उसमें विजय कैसे प्राप्त की, उन चुनौतियों को कैसे समाप्त किया और कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे की, इसमें उन्होंने पहला काम किया, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो बैंक भारत में अपने मन से लेन देन करते थे, जमा करते थे, जैसा चाहते थे वैसा करते थे, उनका इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बीमा कंपनियां भी थी जो बीमा करती थी, जीवन बीमा करती थी, उनका भी उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया कि वह सरकार की शर्तों के आधार पर बीमा करेंगी। शहरी संपदा, शहरों में संपदा जो थी उसका भी उन्होंने निराकरण किया। चौथा आपका आय का परिसीमन किया, मतलब कौन लोग धनी हैं, कौन गरीब हैं, किनको किस चीज की आवश्यकता है। इस तरह से उन्होंने आय के परिसीमन के आधार पर भी गरीबों को कुछ देने का प्रयास किया। खाद्यान्न सरकारी विवरण उन्होंने तैयार किया। खाद्यान्न जो है सरकार किसानों से खरीदेगी और उन गरीबों को बांटेगी और बांटने का आधार क्या होगा उसका निर्धारण किया। भूमि सुधार किया जिसमें चकबंदी और हदबंदी भी है। छठा जो है गरीबों को भूखंड देना। आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे लोग तमाम ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिस पर सरकार का कब्जा है, जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, निरीह लोग हैं,
उन्हें जमीन दे करके उनका जीविकोपार्जन या उनकी गरीबी को मिटाने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम ये देख लें कि कांग्रेस 1964 के बाद जिन चुनौतियों का सामना कर रही थी उसको बखूबी इंदिरा गांधी ने समाप्त किया और पुनः कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने इन तमाम प्रकार के जो कमियां थी सरकार भारत में उसको समाप्त करने का प्रयास किया। बच्चों, इस पाठ में आपको जो मुख्य चीजें थी हमने बता दिया। जो आपके समझ में न आई हो वह आप जो है विद्यालय के वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को लिख करके भेजेंगे, हम उसको देख करके पुनः आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।